हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संभव बुक सीरीज में। हम यूपीएससी वाला बुक सीरीज में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण व पारिस्थितिकी को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरे चैप्टर की तरफ आगे 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम चौथे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने वाले। चैप्टर है आपके पास में प्रदूषण व संरक्षण के उपाय। इसकी जानकारी और अपडेट जो है आपको टेलीग्राम चैनल जगदीश जांगेड़कर पीडब्ल्यू से भी मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसकी पीडीएफ जो है, जैसे जो बुक आप पढ़ रहे हैं, इस बुक के इस चैप्टर की पीडीएफ जो है वो आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की वेबसाइट पे मिल जाएगी, यूपीएससी वाला बुक सीरीज के नाम से। तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, है ना। आइए इसका चौथा चैप्टर पढ़ते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, यानी अगले 30-40 मिनट तक बहुत ही अच्छे से सिंसियरली जो है आप इस क्लास को सुनिएगा, समझिएगा। बहुत ही अच्छा एक आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इकोलॉजी के अंदर बायोडाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं, उसके तरीके पढ़ चुके हैं। एक मुख्य समस्या जो है वो है प्रदूषण, पॉल्यूशन, और कैसे इस पॉल्यूशन से बचा जाए, इसके संरक्षण से क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि यह भी हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को लगातार प्रभावित कर रहा है और फलस्वरूप हमारा जीवन व जैव विविधता भी प्रभावित होती हैं। अब मानव जनित गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण के घटक है, कंपोजिशन है, उसमें अवांछित कोई भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रदूषकों को, पदार्थों को जोड़ दिया जाए तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। जैसे साफ पानी होना चाहिए, साफ पानी में अगर आपने कचरा मिला दिया तो वो क्या आपके पास में भौतिक, रासायनिक या जैविक तत्व है, वह पदार्थ है, वह प्रदूषक है। और उन पदार्थों का जो कि अवांछित है, मतलब अनडिजायर्ड है, तो किसी भी अनडिजायर्ड पदार्थ का, प्रदूषक का जुड़ जाना हमारे पर्यावरण में प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों, आपके पास में अलग अलग प्रकार के प्रदूषण है। आपके पास में वायु प्रदूषण है, ओजोन डिप्लीशन है, वेस्ट डिस्पोजल के कारण ओशन एसिडिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, वाटर पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग भी इसके कारण हो रहा है, एसिड रेन भी इसके कारण हो रही है। सो कई सारे इसके मल्टीफेसेटेड इफेक्ट्स हैं, प्रभाव हैं, इनकी भी हम लोग एक जानकारी लेने की चेष्टा करेंगे। तदुपरांत आपको बता देता हूं मैं आपके पास में कि यहाँ पे पॉइंट्स के आधार पे, सोर्स के आधार पे प्रदूषण 2 प्रकार के हैं, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट। बिंदु स्रोत, जैसे आपके पास में अपशिष्ट के निर्वहन के कारण वाला प्रदूषण बिंदु स्रोत प्रदूषण कहलाता है। आपके पास में किसी पॉइंट विशेष से निकल रहा है, जैसे आपके पास में इसका उपचार करना बहुत आसान होता है। जैसे आपको पता है कि गंगा नदी में सीवेज का पानी जा रहा है, इसलिए गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है। तो अगर वो सीवेज का आउटलेट जो है, अगर आपने उस प्रदूषित पानी को, सीवेज आउटलेट को ट्रीट कर दिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत, तो ऑब्वियसली ऐसे पॉइंट जो इसका पता हो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है पॉल्यूशन का, तो उसको कहीं न कहीं उपचारित किया जा सकता है। एक होता है नॉन पॉइंट पॉल्यूशन, यानी ऐसे बिखरे हुए प्रदूषण से हैं जो पाइप, आउटलेट जैसे किसी एकल पहचान योग्य स्रोत नहीं पता है आपके पास, विभिन्न गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हो रहा है। जैसे कोई रिसाव है, कोई अफवाह है, वायुमंडलीय निक्षेप है आपके पास में, तो ये इस प्रकार हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के और भी प्रकारों में से आप प्रदूषण के प्रकार में वायु, जल प्रदूषण, भूमि, तापीय, रेडियो, समुदाय, वाहन, औद्योगिक और यहाँ पे उद्योग से निकलने वाले जल का स्राव, ये सब प्रदूषण के कई अन्य प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने की चेष्टा करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण कब है? जब हमारी हवा जो है, जब वायु जो है, इसमें कोई ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो है, जो विकिरण के रूप में जो है वायुमंडल में उच्च सांद्रता में अगर प्रवेश कर जाए, एंटर कर जाए, तो यह जीवित जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है, पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को यहाँ पे क्या कर सकता है? बाधित कर सकता है। इसे वायुमंडलीय प्रदूषण कहा जा सकता है, जो कि पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शंस, एमिशंस, बायोमास बर्निंग, इंडस्ट्रीज, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिक लेन्स इत्यादि से हो सकता है। ये सब एयर पॉल्यूशन के ही स्रोत है। क्या है? एयर पॉल्यूशन के ओरिजिन के सोर्स है। अब वायु प्रदूषक जो होते हैं उनके भी अलग अलग जो है आपके पास में घटक है। जैसे आपके पास में वो प्रदूषक जो विशिष्ट स्रोत से सीधा वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, वे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। कोई प्राकृतिक क्रिया हुई, जैसे ज्वालामुखी फटा, या मानवीय गतिविधियां हुई, जैसे औद्योगिक उत्सर्जन हुआ, तो उससे जो प्रदूषक उत्पन्न हुए वो सीधा ही वायुमंडल में अगर मिल जाए तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं।
अब एग्जाम्पल के लिए जैसे SO2 है आपके पास में, DDT है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, तो इसको DDT कहा जाता है, कीटनाशक है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। तो ये सारे क्या है आपके पास में प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। अब इस प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ में अन्य वायुमंडलीय घटक कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया करे, है ना, और वायुमंडल में फिर क्या बना सकते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है उसके साथ में कोई भी केमिकल और दूसरा जुड़ सकता है जो वायुमंडल में प्रेजेंट है। एक केमिकल रिएक्शन रासायनिक क्रिया के माध्यम से द्वितीयक प्रदूषकों का निर्माण कर सकता है आपके पास में। तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ज्यादा जटिल होंगे, ज्यादा हानिकारक होंगे द्वितीयक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं। एग्जाम्पल पेन है आपके पास में पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन ऑक्साइड के हाइड्रोकार्बन के साथ में ये रिएक्शन से बनते हैं आपके पास में। तो जो प्राइमरी पॉल्यूशन हमने रिलीज किए वो एनवायरनमेंट में और किसी चीजों के साथ में रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना सकते हैं। पैन भी एक तरह का द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। यह ध्यातव्य रहे, यह याद रहे, यह भान रहे। फिर है कुछ मात्रात्मक प्रक्षक, यानी आपके पास में प्राकृतिक रूप से कुछ पदार्थ है जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। जैसे कि CO2 है हमारे वायुमंडल में, क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है हमारे वायुमंडल में? बिल्कुल, पर इनकी बहुत ही अल्प सांद्रता, बहुत ही कम मात्रा है, तो यह फायदेमंद है और हानि रहित होता है। हालांकि जैसे जैसे मानवीय या प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप यह निश्चित सीमा से जब उनका स्तर अधिक होने लगता है तो अब वही मात्रात्मक प्रदूषक बन जाता है। इसका एक प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। एग्जाम्पल CO2, यह लिमिटेड अमाउंट में ठीक है, हानिकारक नहीं है, हानि रहित है, परंतु अगर ये एक लेवल सांद्रता उससे बढ़ जाए तो ये प्रदूषक, ये ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है आपके पास में। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है अगर एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पे अम्लीय वर्षा कर सकता है। तो इस प्रकार CO2 और NO2 जो है आपके पास में एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उपस्थित है। एक मिनिमम लेवल तक अगर है आपके पास में, अल्प सांद्रता में है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए भी होता है ये। पर अगर एक लिमिट से बाहर बियॉन्ड अगर ये जाने की कोशिश करेगा तो ये क्या है भैया, हमारे लिए हानिकारक है। इट इज हैविंग अ डिटीरियोरेटिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। तदुपरांत हम बात करते हैं गुणात्मक प्रदूषकों की। किसकी? गुणात्मक प्रदूषकों की। सर गुणात्मक प्रदूषक भी क्या है? वे भी ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं होते, मानवीय गतिविधियों के कारण वह वातावरण में एंटर करते हैं आपके पास में, पूरी तरीके से मैनमेड है, संश्लेषित है, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, है ना। तो इसकी कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है कि कम मात्रा में है तो फायदेमंद होंगे और ज्यादा मात्रा में है तो हानिकारक है। कम मात्रा में भी हानिकारक हो सकते, जैसे कि हम लोग फंगिसाइड, कवकनाशक, शाकनाशक, हर्बिसाइड्स, कीटनाशक है, पेस्टिसाइड जैसे DDT, है ना, अगर ये यूज करें तो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जो हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालीन यहाँ पे जो उसके हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप सामान्य वायु प्रदूषकों के अंतर्गत एक और यहाँ पे पढ़ सकते हैं जिसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश जो है, जो हमारे विद्युत संयंत्र है आपके पास में, ताप विद्युत संयंत्र, है ना, थर्मल पावर प्लांट जिनको हम लोग कहते हैं, कोयला जला के बिजली जिसपे बनाई जाती है, इस ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा कोयले का दहन होता है ना, और उसमें ये बाई प्रोडक्ट एक उप उत्पाद के रूप में फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। अब याद ये रखना है कि ये फ्लाई ऐश हवा में उड़ करके या पानी में जाकर के हवा और पानी को प्रदूषित कर सकती है, जल निकायों में भारी धातु प्रदूषण का कारण बनती है। हैवी जो भी आपके पास में एलिमेंट्स है ना, भारी धातु है आपके पास में, हैवी मेटल्स है, वो भी इसके कारण पानी तक और हवा तक पहुंच पाते हैं। पत्तियों पे सीधा जमा हो जाती है, इसके कारण पत्तियों में फसलें जो भी हैं आपके पास, फलस्वरूप वनस्पति जो है वह प्रभावित हो जाती है। तो जो आपका कोयला जलता है आपके पास में, कोल के कंबस्शन में फ्लाई ऐश का भी निर्माण होता है, और यह फ्लाई ऐश जो है यह भी एक वायु व जल प्रदूषक है। यह भी आपके पास में भारी धातु का प्रदूषण कर सकती है, वनस्पति फसलों को भी प्रभावित कर सकती है। अब इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, कोबाल्ट, तांबा और जहरीली धातुओं का भी यहाँ पे सांद्रता होता है। अब इस उपस्थिति के कारण ही यह वायुमंडल में, चाहे हवा में है, चाहे आपके पास में जलमंडल में, पानी में है, नदियों में है, चाहे अंडरग्राउंड वाटर में, तीनों ही जगह ये बहुत ही डेंजरस सोर्स बन जाता है पॉल्यूशन का। अब याद ये रखना है आपके पास में कि इसी फ्लाई ऐश को अगर हम लोग ढंग से यूज करें तो हम लोग इससे सीमेंट भी बना सकते हैं, हम लोग इससे ब्रिक्स भी बना सकते हैं। तो सीमेंट को 35% तक जो है ये क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है ये फ्लाई ऐश। तो कंस्ट्रक्शन में काम आ सकता है,
सड़क के जो तटबंध बनते हैं वहां पे जो है भराव सामग्री के रूप में फ्लाई ऐश यूज की जा सकती है। कोई बंजर भूमि है उसमें सुधार हो सकता है। मृदा में अगर इसको मिलाओगे तो फसल की पैदावार बढ़ती है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें कई सारे जो क्या है आपके पास में आपके अलग अलग इसमें एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर ये मिट्टी में ज्यादा है आपके पास में तो मृदा की जल धारण क्षमता को भी बढ़ा सकता है। तो फ्लाई ऐश हवा और पानी में प्रदूषक की भूमिका निभा सकता है। अगर ढंग से उपयोग किया जाए तो इसके सकारात्मक भी कुछ प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। अब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में आप यदा कदा पढ़ते, सुनते, समझते, लिखते आए हैं कि वायु में जो है निलंबित है आपके पास में, सस्पेंडेड है आपके पास में। जैसे आपने कालीख देखी होगी, धूल के कण देखे होंगे, है ना, बारीक बारीक होते हैं। तो इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कणीय प्रदूषक या पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। यह कई उद्योग, वाहन से, विद्युत संयंत्रों से, निर्माण गतिविधियों से, तेल रिफाइनरियों से निकलते हैं। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है मित्रों, यह एक छोटा सा बाल है, ह्यूमन हेयर है, जो कि आपके पास में 50 माइक्रोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब 50 ये माइक्रोमीटर का है। पार्टिकुलेट मैटर जो है आपके पास में वो कितने का हो सकता है, आपके पास में 2.5 माइक्रोमीटर का है, तो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है। और 10 का है आपके पास में, जैसे डस्ट, पॉलन है, मोल्ड्स है इत्यादि। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये बहुत ही छोटे होते हैं। हमारे बाल से भी जो है आपके पास में अगर देखने की कोशिश करेंगे, बाल से 5 गुना छोटे या फिर बाल से 20 गुना छोटे जो है यह हो सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 5, 2.5 एंड 10 याद रख सकते हैं। अब ये जो है आपके पास में पार्टिकुलेट मैटर 1, 2.5 और ये 10 दिखाता क्या है, 1 मतलब 1 माइक्रोमीटर, है ना, 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर, 10 बराबर 10 माइक्रोमीटर। यह 1 जो है वो वाहन औद्योगिक उत्सर्जन से, 2.5 पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के जलने से, 10 जो है वो धूल और दहन सहित विभिन्न स्रोत से निकलता है। अब इन सभी का कहीं न कहीं जैसे हवा में है, तो हम जब इनहेल करते हैं, हम जब श्वसन करते हैं, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के समय जो है यह लगातार हमारे फेफड़ों को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ये और तो और हमारे डीएनए को भी प्रभावित कर सकता है, कैंसर भी कॉज कर सकता है, और तो और रक्त प्रवाह को भी यह कहीं न कहीं जो है प्रवेश करके बाधा पहुंचा सकता है। हृदय और फेफड़ों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य के लिए पार्टिकुलेट मैटर चाहे 1 है, 2.5 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, ये सभी हमारे लिए हानिकारक है, हानिकारक है। इससे भी छोटे कण होते हैं। इनका आकार अगर देखा जाए आपके पास में एक है ना, 1 × 10⁻⁹ ये हो गया नैनोमीटर। क्या हो गया, ये नैनोमीटर हो गया। तो नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं, नैनो कण जो होते हैं, प्राकृतिक स्रोत जो है, जनरली जंगल में आग लग गई, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, अपक्षय कहीं है, धूल के तूफान अगर कहीं उठ रहे हैं, तो लंबी दूरी तक ये जो नैनो पार्टिकल्स को साथ में ले उठते हैं और ये कई दिनों तक हवा में रहते हैं। वायुमंडल में तेजी से ये रिएक्ट करते हैं, तो ज़्यादा ये विजिबिलिटी, दृश्यता को भी प्रभावित करते हैं, जलवायु, वहाँ की क्लाइमेट को प्रभावित कर सकते हैं, और तो और गंभीर परिणाम इसका स्वास्थ्य पे भी देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए एक वाहन है, इस वाहन से भी लगातार जो है जो धुआं निकल रहा है ना, आपने देखा होगा कि सर इसमें भी पार्टिकुलेट मैटर के अलावा नैनो पार्टिकल्स, नैनो कण होते हैं। अब ये नैनो कण देखो, पास में से ये रिक्शा जा रहा है, इस रिक्शे में स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, सबके लंग्स के अंदर ये धीरे धीरे एंटर कर रहा है ना। आगे बाइक वाले भैया जा रहे हैं, इसके पीछे भी कोई बाइक वाला होगा, इसके पीछे भी फोटो खींचने वाला कोई रहा होगा, सभी के लंग्स में जा रहा है। और ये नैनो कण बहुत ही दुश्वार होते हैं, क्योंकि ये धूल के कणों, धूल के बादलों का एक तरीके से निर्माण करता है। ठीक है ना। इसमें काली क्या ब्लैक कार्बन हो सकता है दोस्तों। हिमालय के ग्लेशियर पे जाकर के ये क्या करता है आपके पास में, ये कालिक, ये धूल के कण, ये नैनो पार्टिकल, ये पार्टिकुलेट मैटर, ये कालिक जो है जम जाती है। आपने एल्बिडो पता होगा कि सर किसी भी सतह का परावर्तन क्षमता, सफेद बर्फ जो होती है, फ्रेश स्नो जो होती है, उसकी सर्वाधिक होती है। सूर्य की रोशनी आई 90% वापस जो है परावर्तित कर दी जाती है। जबकि अगर उन्हीं ग्लेशियर्स के ऊपर यह धूल के कण जो है, यह कालिक जो है, यह ब्लैक कार्बन, यह ब्राउन कार्बन जो है, अगर यह पहुंच जाएगा तो क्या होगा दोस्तों आपके पास में, इसके पहुंचने मात्र से भी आपके पास में क्या हो जाएगा, इन ग्लेशियर्स की एल्बिडो कम हो जाएगी। अब ग्लेशियर्स के ऊपर यह काली लेयर है ब्लैक कार्बन की, तो सूर्य की गर्मी ज्यादा अवशोषित करेगी, ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट होने लगेंगी। क्लाइमेट चेंज का जो दुष्प्रभाव है वो और भी ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। तो ब्लैक कार्बन है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं, अगर ये आपस में जुड़ जाए, एक तो है ब्लैक कार्बन और एक है हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड्स, ठीक है ना, अगर ये आपस में जुड़ जाए क्षोभ मंडल के अंतर्गत, कहां पे क्षोभ मंडल में उनकी मात्रा फिर कम हो जाती है और वायुमंडल के अंदर ये
एक तरीके से प्रकृति के अंदर जो है प्राकृतिक प्रदूषक साफ करने की जो क्षमता है वह भी कम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड जो होते हैं ना आपके पास में, यह प्रकृति के अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स को कम करते हैं। पर अगर ब्लैक कार्बन ज़्यादा हम जनरेट करेंगे ना, ब्लैक कार्बन कैसे जनरेट हो रहा है आपके पास में, वेहिकुलर पॉल्यूशन से जनरेट होता है ना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से जनरेट होता है, थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होता है ना, फॉरेस्ट फायर से जनरेट होता है, और कहाँ से जनरेट होता है आपके पास में, प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए फॉरेस्ट फायर के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट वहां से पैदा होता है। तो ये जो नैनो पार्टिकल या फिर आपके पास से जो ये पार्टिकुलेट मैटर्स है, ये कालिख के रूप में जो है, ब्लैक कार्बन के रूप में जो है, ग्लेशियर्स को तो बाधित कर ही रहे हैं, ये कहीं कहीं हमारे वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड को भी आपस में जोड़ देते हैं, उसके साथ में क्रिया कर लेते हैं, और इसके कारण जो कि हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड हमारे वायुमंडल में प्राकृतिक प्रदूषक साफ करने वाला एक तरीके से एलिमेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड OH ग्रुप जिसको कहते हैं, यह पॉल्यूटेंट्स को कहीं कहीं रिमूव करने का काम करते हैं। सोचिए अगर ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जो है, अगर इन्हीं को हटा दिया जाए, तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स को अगर हटा दिया जाएगा तो क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फिर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि प्रदूषकों को साफ करने की क्षमता हमारे पर्यावरण की, वायुमंडल की कम हो चुकी है, क्योंकि यह काम करने वाला हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH जो है वह ब्लैक कार्बन के द्वारा रिमूव कर दिया गया है, आपस में जोड़ के उसे निष्क्रिय कर दिया गया है। फलस्वरूप आपको ओजोन क्षरण भी देखने को मिल सकता है। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पृथ्वी की सतह से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन लेयर पाई जाती है। ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन O3 होता है। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषित करता है, वह पृथ्वी के ऊपर जैवमंडल की रक्षा करता है। अब हम जो प्रदूषक यहां से भेजते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन और फ्लोरीन की फ्री रेडिकल्स जो हैं आपके पास में, वो धीरे धीरे ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देते हैं, और फलस्वरूप जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है ओजोन की लेयर जो है वो धीरे धीरे पतली होती जाती है, और वहां पे एक ओजोन होल, ओजोन छिद्र देखने को मिलता है। तो ओजोन परत का क्षरण भी होता है आपके पास में। इसी पर्यावरण के दुष्प्रभावों के अंतर्गत अगर मैं आगे बढ़ूं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं, तो हमारे शोभ मंडल के अंदर, हमारे ट्रोफोस्फेयर के अंतर्गत यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके अंतर्गत भी यह कहीं कहीं जन्म लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ज्वालामुखी में, जंगल की आग में भी यह, मतलब जहां ऑक्सीजन की कमी हो, वेर एवर देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे अगर दहन हो, कंबशन हो, तो किसका जनरेशन देखने को मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का जनरेशन देखने को मिलेगा। क्या मानवीय गतिविधियां भी इसका जनरेशन कर सकती है? यस। हम लोग यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन है ना, हमारे बाइक्स वगैरह यूज होता है, इंटरनल कंबशन इंजन इसको कहा जाता है ना। इसका पीछे साइलेंसर लगा होता है, पीछे से बेसिकली जो है धुआं निकलने के लिए जो पाइप होता है, उस पाइप से भी लगातार क्या निकलता है आपके पास में, यह कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई भी ईंधन को अगर आप लोग पार्शली जलाओगे या फिर आपके पास में लोहे को पिघलाने की भी कोशिश करोगे, उस वक्त भी लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। याद ये रखना है आपके पास में कि वायुमंडल में बहुत ही अल्प जीवन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ ज्यादा लंबा नहीं जी पाता है, वह नीले लौ के साथ में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे निर्मित होती है फिर उसके उपरांत। अब ये होता बहुत ही डेंजरस है, पर है ना, प्राकृतिक हो चाहे मानव गतिविधियों से बना हो, इसका स्वास्थ्य प्रभाव देखा जाए, यह लगातार क्या करता है, कहीं भी अगर हवा अगर आसपास में जो है साफ नहीं आ रही और लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बढ़ रही है वायुमंडल में, कमरे में, घर में, तो वहां विषाक्तता, वहां टॉक्सिसिटी होगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का ताप प्रबंधन भी देखा जाए, 35 ppm से अधिक सांद्रता होने पर विषाक्तता हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सीजन के परिवहन को रोकता है, दम घुटने से मौत हो जाती है। आपने देखा होगा ना, आपके पास में देखा है या नहीं देखा है, कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। ठीक है, अगर तुमने खिड़की खोल रखी है घर की, और ये जो दरवाजा है आपके पास में, ये जो दरवाजा है आपके पास में, इसको प्रॉपर जो है आपके पास में ओपन कर रखा है, एरेशन कर रखा है आपके पास में, क्या कर रखा है, यहाँ पे आपने एक एग्जॉस्ट लगा दिया घर के आसपास में, है ना। तो खिड़की है, दरवाजा है, एग्जॉस्ट है, चिमनी है, सब कुछ है। यहाँ पे एक और चिमनी और लगा देते हैं हम लोग, है ना। चलो, ये आपके पास में चिमनी है, जहाँ से छत से लगातार जो है अंदर से कोई भी हवा है वो एक्सचेंज हो जाए, कोई चीज़ जल रही है तो वह भी बाहर निकलती रहे। पर क्या हो अगर मैं ये सारी चीज़ें बंद कर दूं, अंदर जाकर के एक आदमी क्या करता है आपके पास में, एक जैसे लालटेन जला लेता है आपके पास में, या फिर चिमनी जला लेता है,
ठीक है ना। अब ये चिमनी जो जला रहा है ना भाई, वो आपके पास जो कैरोसिन जल रहा है या कुछ तो जल रहा है, खाना पका रहा है, कुछ तो जल रहा है। सिगड़ी पता है तुमको? सिगड़ी तो पता है कि नहीं पता है? हैं, अंगीठी पता है तुम लोगों को? तो ये अंगीठी भी इसी प्रकार से आपके पास में जो है, इसके अंतर्गत एक मैश होती है, इसके नीचे कोयला डाल दिया जाता है ना। ये कोयला है, ये अंगार है, ये जलता रहता है। इसमें एक इनलेट और आउटलेट के लिए जो है आपके पास में हुक्स दे दिए जाते हैं। इधर से आप लोग जो है कोल डालते हैं आपके पास में, और इधर से आपको हीट मिलती है। पर हीट के साथ साथ में CO2 के साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है। कई लोग जो है रात में ठंडे क्षेत्रों के अंदर गर्मी प्राप्त करने के लिए, या रात में अंधेरे क्षेत्रों के अंतर्गत रोशनी प्राप्त करने के लिए सिगड़ी का, अंगीठी का और इस प्रकार से कैरोसिन बेस्ड जो आपके पास में लाइट सोर्स है, लैंटर्न्स वगैरह का यूज करते हैं। CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह धीरे धीरे, सपोज इस चैम्बर के अंदर, इस घर के अंदर एक तरीके का निश्चित आयतन में ले लेता हूं कि सर इतनी जो है ऑक्सीजन इसमें है, पर ऑक्सीजन धीरे 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 कम होने लगती है, क्योंकि एक तो कोयला जल रहा है और एक वो अंगीठी के अलावा आपके पास में चिमनी पे वो भी कोई बच्चा भी पढ़ रहा है, या रात्रि में कोई बुजुर्ग सो रहा है, वो कुछ ना कुछ वहां पे लाइट चाहिए उनको। अब सोते सोते तो इस खाट के ऊपर तो वो बेचारा सो तो जाएगा, पर वो सुबह उठेगा नहीं। बोले क्यों नहीं उठा सर? यहाँ पे जो आदमी सोया हुआ था आपके पास में, वो खाट पे रात को सोया तो है, पर सुबह उठा नहीं। बोले उठा क्यों नहीं? कि सर ऑक्सीजन की मात्रा तो हो गई कम, रूम में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हो गई ज़्यादा। अब ये आदमी जब श्वसन कर रहा है, सांस ले रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है खून में। कार्बन और मोनोऑक्साइड खून में जाकर के किससे जुड़ जा रहा है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ करके क्या बना रहा है? कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में फेफड़ों से अंगों तक पहुंचनी चाहिए थी, वो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही, अपितु फेफड़ों में क्या जा रहा है आपके पास में? विषाक्त, टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा बना हुआ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसके कारण क्या है? आदमी को रात को लकवा आ गया, बेहोशी हो गया, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम रह जाए ये, है ना, 2, 5, 10 घंटे तक अगर ज़्यादा लंबा रह गया ये, तो भाई ये पूरा ही निकल लेगा। मतलब सोया तो था कि सुबह उठेंगे, है ना, सीढ़ी से बेचारा रात भर जो है ना अपने आप को ताप रहा था, है ना, लालटेन के नीचे पढ़ रहा था, पर सोचा कि 4 घंटे सो जाता, सुबह जाके पेपर लिख के आऊँगा। पेपर क्या लिखे भैया जी? सुबह जो है पड़ोसियों ने गेट खोला तो पता चला ये तो निकल ली, है ना, रात को ही इनकी जो डेथ हो चुकी। रीजन क्या है? टॉक्सिसिटी, है ना, खराब वेंटिलेशन के कारण। यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर 35 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता हो जाएगी, तो शरीर में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड घुस जाएगी, और यहाँ पे क्या कर सकता है? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और आदमी को मार देगा, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। समझो अगर कोई तुम्हारा गला दबा दे तो कैसा फील होता है? अगर वैसे ही कोशिकाओं को फील होता है अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो, है ना। तो सफोकेशन से वह मर जाएगा। दोस्तों यहां तक पॉइंटर्स क्लियर है? टिल दिस पॉइंटर्स आर वेरी क्वाइट क्लियर। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। इसका भी कुछ प्राकृतिक स्रोत है, जैसे ज्वालामुखी है, झरना है, गीजर है ना, आपके पास में जल और अम्ल के विघटन के द्वारा है, नदियां हैं, झीलें हैं, हिमावरण, ग्लेशियर, समुद्री जल में भी ये धीरे धीरे घुल जाता है। तो ये कई जगह पे उपलब्ध है। प्राकृतिक के अलावा मानव जनित भी हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन को, लकड़ियों को, पेट्रोल को, डीजल को, कोयले को हम जलाते, भूमि का उपयोग करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, वृक्षों के अलावा आपके पास में जैसे कृषि इत्यादि करते हैं, तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण तो होता है। रंगहीन, गंधहीन गैस है आपके पास में, ठीक है ना, हवा से थोड़ी भारी होती है, तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसका जो है आपके पास में निचले वायुमंडल में देखने को मिल जाएगा। अब स्वास्थ्य पे इसके काफी प्रभाव है। ये दम घुटू गैस भी आपके पास में घुटन पैदा कर सकती है, सांद्रता 7% से ज्यादा हो जाए तो। पर्यावरण में तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है, ग्लोबल वार्मिंग है। महासागर में घुल जाएगी तो महासागर का अम्ल, जो महासागरीय जल है उसका अम्लीकरण कर देगी, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड बना करके। और तो और इसकी सोशल कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। यदि किसी वर्ष 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होने वाली दीर्घकालिक क्षति को मौद्रिक मूल्य में मापा जाए तो काफी ज्यादा उसकी सोशल कॉस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे ओजोन की बात करना चाहूंगा। हमारा जो समताप मंडल जो है आपके पास में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर, पृथ्वी की सतह से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है इसी समताप मंडल के अंतर्गत। यहाँ पे ओजोन गैस बनती है, ओजोन लेयर बनती है आपके पास में, यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देती है। पर जमीनी स्तर पर क्या होता है आपके पास में कि अगर यहाँ पे ओजोन जमीन के आसपास में, सतह के आसपास में, तो ये क्या है आपके पास में? प्रदूषक है, अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस हो सकती है, और ये टॉक्सिक भी होती है। मतलब हम जहाँ हैं
जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे तो टॉक्सिक है, ऊपर है तो हमारे लिए क्या है, हानि रहित है, वहां तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रही है ना। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो हैं वह जमीनी स्तर पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन को O3 में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में बदलते हैं। तो हमारे आसपास में ओजोन कैसे बन रहा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बन रहा है ना, ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है। तो लोअर एटमॉस्फेयर में ये खराब है, अपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में, ओजोन लेयर में तो यह एक तरीके से जीवन को बचाता है, पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है ना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को यह अवशोषित कर देता है और ट्रोपोस्फेयर तक, जमीन तक पहुंचने में रोक देता है दोस्तों आपके पास में। आयतन के हिसाब से अगर देखा जाए आपके पास में वायुमंडल में 0.00005% जो है यह है, तो असमान रूप से वितरित है। ओजोन के हानिकारक प्रभाव भी हैं कि सर यहाँ पे स्ट्रीमिंग आई हो सकता है, कफिंग हो सकता है, थ्रोट गला खराब हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लंग में फंक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, है ना, आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कम कर सकता है ये ओजोन। इसके अलावा NOx की भी हम लोग थोड़ी बात करते चले एज ए प्रदूषक। तो यहाँ पे NOx जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको कहा जाए, वो भी इंजन, कोयला इत्यादि इनके माध्यम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा है। कुछ आपके पास में विद्युत संयंत्र है, कुछ कृषि उर्वरक है आपके पास में, नाइट्रोजन स्तरीय कारक पौधों के द्वारा भी इसका जनरेशन होता है। ऑब्वियसली यह क्या करेगा आपके पास में, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को क्रिएट करेगा जा करके, यह एसिड रेन को कॉज कर सकता है आपके पास में। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे होता है ना, ज्वालामुखी से लेकर के विद्युत संयंत्रों में कोयला दहन से लेकर के डीजल ईंधन औद्योगिक प्रक्रियाओं से इसका निर्माण होता है। अब याद ये रखना है आपके पास में कि यह भी कहीं न कहीं जहरीली गैस जैसे कि तेज गंध और जलन इत्यादि यहाँ पे ये पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य पे इसका भी प्रभाव है और लगातार यहाँ पे 5वें वर्ष 2019 में कहा गया कि विश्व में SO2 का शीर्ष उत्सर्जक जो कौन है, भारत है। और कोयले का उपयोग जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है SO2 का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। अब ये SO2 जो है ना दोस्तों आपके पास में शिपिंग में और इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। SO2 जो है अगर हम लोग ब्रीथ कर ले तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे कार्डियोवैस्कुलर हार्ट सिस्टम को, स्पेसिफिकली बुजुर्गों के अंतर्गत जिनको फेफड़ों की बीमारी और बच्चों के अंदर सबसे इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक सी चीज़ें हैं दोस्तों, इनको थोड़ा सा सीखना है व समझना है। इसके आगे अगर मैं बढ़ने की कोशिश करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक प्रहार बैच के बारे में। देखिए दोस्तों, 24 मार्च को हमारा प्रहार बैच शुरू किया जा चुका है 2026 के लिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की CTR मॉडल बेस्ड क्लासेस मिलेगी, यानी क्लासरूम टेस्ट एंड रिवीजन। यहाँ पे लाइव के बाद में आप क्लासेस को रिकॉर्डेड भी देख पाएंगे। CSET की भी प्रॉपर क्लासेस होगी, प्रीलिम्स के लिए डेली MCQs होंगे और मेंस के लिए डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। साथ में आपको एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव GS ई-बुक्स भी मिलेगी जो आपके अध्ययन और अध्यापन दोनों को ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर करेगी। ये ओवरऑल प्रहार बैच आप 10,999 के ऊपर एनरोल कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए, राइट अवे प्रहार बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मात्र 1-2 सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट्स एक टाइम बाउंड मैनर में रिवीजन के साथ में, क्लासेस हो, रिवीजन हो और आपके पास में प्रॉपर टेस्ट के साथ में पढ़ी जाए तो आपका एक और इफेक्टिव तरीका होगा पढ़ाई का। आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। प्रारंभ बैच के साथ में आप ग्रेजुएशन में हैं तो तैयारी कर सकते हैं। 2+1 ईयर का ये प्रोग्राम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कॉलेज के साथ कर सकते हैं, जहां आपको NCERT के साथ साथ में UPSC के जनरल स्टडीज के सारे पेपर, CSET जो कि आपके प्रीलिम्स का क्वालिफाइंग पेपर है, साथ में टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी, NCERT और GS की यहाँ पे हार्ड कॉपीज भी दी जाएगी। अर्ली बर्ड ऑफर है आपके पास में, यहाँ भी हम आपको 46% ऑफर दे रहे हैं और एक 31,999 के प्राइस पे आप इसे एनरोल कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रारंभ बैच का भी लिंक दे रखा है। यह बैच हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, अतएव यह इंग्लिश भाषा में अध्यापन करवाया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेड प्रदूषण की भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जो लेड पॉल्यूशन है वायु प्रदूषक के अंदर, इसको लघु प्रदूषक कहा जाता है। यस, सो लेड प्रदूषक है ना दोस्तों, यह लेड प्रदूषण एक तरह का लघु वायु प्रदूषक है। पेट्रोल, डीजल, बैटरी जो है आपके पास में, है ना, जैसे हेयर ड्रायर है, इनमें भी लेड बहुत ज़्यादा होता है। टेट्रा इथाइल लेड जो है आपके पास में पेट्रोल में, एंटी नॉक एजेंट्स में यूज़ होता है। एक्चुअली होता क्या है, इसके एक्सपोजर के बाद में गुर्दे, यकृत, तंत्रिका तंत्र, RBC के विकास में नुकसान होता है। पाचन संबंधी और कैंसर है आपके पास में, मानसिक मंदता उत्पन्न हो सकती है। मृदा और जल को अगर लेड प्रदूषक करता है तो एक स्थायी प्रदूषक है जो पारिस्थितिकी तंत्र को लगातार आने वाले कई वर्षों तक यह प्रभावित करता रहता है।
तदुपरांत अमोनिया है, तीखी गंध वाला ही आपके पास में संक्षारक है ना, और ये रंगहीन गैस होती है। क्षयकारी कार्बन है आपके पास में मानव और पशु अपशिष्ट में, पशुधन प्रबंधन में ये देखने को मिलता है। इसका सबसे इंपैक्ट ज्यादा आंख और नाक पे होता है, गले में भी जलन कर सकता है आपके पास में, और जलीय प्रणालियों के अंतर्गत तो ये कहीं कहीं एक पोषक तत्व नाइट्रीकरण या सुपोषण में योगदान करता है ओवरऑल, ठीक है ना। अब जैविक प्रदूषण भी हो सकते हैं कि सर जरूरी नहीं कि सारे केमिकल्स ही हो, कई बार ऐसी चीजें होती है जैसे कि परागकण है, धून है ना, पालतू जानवरों के बाल है, कवक है, बीजाणु परजीवी बैक्टीरिया है, यह भी प्रदूषण के ही कारक हो सकते हैं, क्योंकि यह सब प्राकृतिक या फिर मानव जनित पशु जनित गतिविधियों से पैदा हो सकते हैं। अवांछनीय तो है नहीं हमारे पर्यावरण में, फलस्वरूप ये प्रदूषक की भूमिका निभा सकते हैं। इनसे अस्थमा, एलर्जी संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है ना। रेडॉन गैस, यह भी एक तरह का जो है आपके पास में भयंकर प्रदूषक है दोस्तों। अब रेडॉन क्योंकि आपके पास में प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है और रेडियोधर्मी गैस है, तो लगातार यह हवा जो घरों के अंदर अगर प्रवेश करे रेडॉन वाली, तो आदमियों को क्या हो सकता है आपके पास में, जैसे इमारतें तो आपके पास में परेशान होगी, मिट्टी तो परेशान होगी, हम मानवों में भी ये जाकर के कैंसर, अल्जाइमर जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव विकार वह पैदा कर सकता है। जो आदमी रेडॉन वाली गैस को, रेडॉन प्रदूषित गैस को अगर कहीं कहीं इनहेल करने की कोशिश करता है, रेडॉन एनर्जेटिक होती है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, वो डीएनए को यहाँ पे डैमेज करते हैं और लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी रेडॉन गैस कहाँ से है? देखिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी आपके पास में ये बीड़ी वगैरह पीते हैं, है ना, जो भी आपके पास में सिगरेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिक बताना चाहूँगा आपके पास में कि रेडॉन गैस जो आपके पास में कई लोग जो है फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, है ना, ई सिगरेट्स यूज़ करते हैं, इसमें भी होता है। तो तुम लोगों को लगेगा यार बीड़ी सिगरेट के अंदर तो तंबाकू है, चलो ठीक है फ्यूमिगेशन या फिर हुक्का या फिर ई सिगरेट्स यूज़ कर लो, पर भाई वहाँ पे भी है, ठीक है। तो बचना इस चीज़ों से, यहाँ पे कैंसर का, अल्जाइमर्स का और न्यूरो डिजेनरेटिव विकारों का संभावना अत्यधिक होता है। पायरोलाइसिस जो है तकनीक बताई गई कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कि ऑक्सीजन के 1 घंटे तक क्या है, बिना ऑक्सीजन के 1 घंटे तक 300-400 डिग्री तक जो है उसको किसी को जलाया जाए, तो एक सिंथेटिक सामग्री को तोड़ा जाए, तो यहाँ पे से पायरोलाइसिस कहा जा सकता है आपके पास में। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है आपके पास में अवशेष के रूप में सूक्ष्म कार्बन पदार्थ, पायरोगैस और तेल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच सकता है। तो ईंधन में भी कई बार हम मिलावट करते हैं आपके पास में, कैरोसिन युक्त गैसोलीन, डीजल, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 और निलंबित कणिक पदार्थों के उत्सर्जन यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इन मिलावट के कारण भी क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण वायुमंडल में बढ़ रहा है, ठीक है। एक और चीज़ जो है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे लेट अस टॉक ऑफ एसिड रेन। देखिए एसिड रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया। अम्ल वर्षा क्या होती है दोस्तों आपके पास में, कि सामान्य रूप से जो है आपके पास में जो बारिश का पानी हमारे पास में आता है वो सामान्य से अधिक अगर अम्लीय हो, उसकी पीएच 5.6 से ज़्यादा अगर होने लग जाए, तो अम्ल वर्षा यहाँ पे जैसे सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, और ये सारे ही कंपोनेंट्स अगर जुड़ जाए तो पानी के साथ मिलकर के क्या बना देंगे आपके पास में, एसिड। तो अम्ल वर्षा मिट्टी पे पहुंचेगा तो मिट्टी की उर्वरकता खत्म करेगा, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाएगा, पोषक तत्वों को हानि है, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने के कारण वन कमजोर हो जाएंगे, पर्यावरण नुकसान हो जाएगा, इमारत, स्मारक, बुनियादी ढांचे नष्ट हो सकते हैं क्योंकि एसिड है, और तो और मनुष्य अगर संपर्क में आए तो श्वसन संबंधी बीमारियां वहां पे हो जाएगी। कुल मिलाकर के जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आप भेज रहे हो वो वायुमंडल में इस बारिश के पानी H2O के साथ जुड़ करके NOx और SO2 क्या बना देते हैं आपके पास में, अन्य अन्य प्रकार के एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और यही एसिड जो है बारिश के साथ में जब आता है तो इमारतों को, स्वास्थ्य को, पारितंत्र को, इकोसिस्टम को, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक सभी को बर्बाद करता है भैया, ठीक है। फिर और तो और अगर हमारे पर्यावरण में ज़्यादा CO2 है, हम जितनी भी CO2 एमिट करते हैं उसका 26% जो है ओशंस के द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। तो महासागर जो है वो वायुमंडल से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा आपके पास में, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि जो पानी है महासागर का वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और कार्बोनिक एसिड H2CO3 का निर्माण करेगा, है ना। अब इसके कारण H2CO3 के कारण क्या है, पीएच जो है वह कहीं कहीं एसिडिक हो जाएगा, कार्बोनेट आयन की जो उपलब्धता है वह कम हो जाएगी, पारिस्थितिकी तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभाव करेगा, चाहे आपके पास में प्रवाल हो, शेलफिश हो, प्लावक हो, ये सभी कहीं न कहीं जो है कठिनाई होगी इनके जीवन को लेकर के। खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित हो सकती हैं आपके पास में,
ओशन एसिडिफिकेशन इज रियली वेरी डेंजरस। अगर ओशन एसिडिफिकेशन होता गया तो इकोसिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डेड इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, सभी चीज़ों को जानना सीखना समझना जरूरी है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, HBFCs हैं, हेलोन्स हैं, मिथाइल ब्रोमाइड्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स हैं, ये सब बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये वायुमंडल में ऊपर जाकर के इस ओजोन को ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन के अंतर्गत और क्लोरीन मोनोऑक्साइड के अंतर्गत, और इससे जो है ओजोन अणु नष्ट होंगे तो ओजोन छिद्र, ओजोन होल देखने को मिलता है। और फिर वहां जो ओजोन पहले पराबैंगनी किरणों को रोक ले रही थी, ओजोन छिद्र यानी ओजोन की एब्सेंस, डिप्लीशन होने के कारण वो सीधा पृथ्वी तक पहुंच रहे हैं। त्वचा का कैंसर होगा, लोगों को मोतियाबिंद होगा, प्रतिरक्षा का दमन होगा, स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है, यह जानकारी रखना कि सर हम धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन चीजों में होते हैं उन रसायनों को ही कम यूज करें, है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणुओं को जो निर्मुक्त कर सकते हैं उनको कम से कम यूज करें आपके पास में। ठीक है ना। एक और चीज होती है कि जो ध्रुवीय आपके समताप मंडलीय बादल है ना, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है, वो ओजोन के डिप्लीशन में भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका बताते हैं, क्योंकि यह उच्च तुंगता वाले बादल होते हैं और समताप मंडल में अत्यंत निम्न तापमान पर बनते हैं। आमतौर पर सर्दियों के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में इन्हें देखा जाता है। जल, नाइट्रिक अम्ल और कभी कभी बर्फ के कण भी इसमें होते हैं, इस कारण इसके प्रकार चमकते हुए दिखाई से देते हैं। अब इनमें होता क्या है दोस्तों, रासायनिक क्रियाएं होंगी। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन नाइट्रेट बनता है। अब एंड ऑफ द डे इन सब चीजों के रिएक्शन के कारण जो है आर्कटिक ओजोन जो है वह छिद्र भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ये चीज याद रखना है दोस्तों आप लोगों को कि एयर पॉल्यूशन के कारण सबसे ज्यादा 2021 में कितनी मौतें बताई कि 8.1 मिलियन मौतें हुई है, यानी 80 लाख लोग वर्ल्ड वाइड मारे गए एयर पॉल्यूशन के कारण। बहुत ही खतरनाक है यह डेथ्स का रेशियो। हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन फिर है 6% ओजोन के कारण, और बाकी एम्बिएंट पार्टिकुलेट मैटर 2.1 के कारण इतनी सारी डेथ देखने को मिली है। बीमारियां जैसे न्यूमोकाइनसिस देखने को मिला है आपके पास में, धूल के कण अंदर जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है किसी भी आदमी को, है ना, इन्फ्लेमेशन होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, इसको न्यूमोकाइनसिस नाम दिया जाता है आपके पास में। ठीक है ना। तो श्रमिक सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। तो बीमारी के अंदर जो आपके पास में कोयले के कारण, विनिर्माण के कारण, कपड़ा के कारण, एस्बेस्टोस के कारण अलग अलग प्रकार के न्यूमोकाइसिस हो सकते हैं दोस्तों। इस लेसन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग वापस मिलेंगे कल। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को अन्य मित्रों से शेयर करना। थैंक यू।